नमस्कार, स्वागत है सभी का यूजीसी क्लासेस बाय एग्जामपुर के हमारे इस चैनल पर। जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को नमस्कार। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का ये जो सेशन है ये इसी सीरीज का 5वां पार्ट है। तो आज के सेशन में भी हमने बहुत सारे पीवाईक्यूज को सॉल्व करना है, जिनको आपने ध्यान से प्रश्नों को पढ़ करके उत्तर देना है। अगर कोई व्याख्या यहाँ पर दी जा रही है तो उस व्याख्या को ध्यान से सुनना है और समझना है। ठीक है, चलिए तो आज के सत्र को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक और शेयर प्रारंभ में ही कर दीजिए, ताकि अपना आज का सेशन हम प्रॉपर्ली स्टार्ट कर सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो भी सब्सक्राइब कर लेना है। क्लासेस का लिंक, चैनल का लिंक आप अपने अपने दोस्तों के साथ जो भी एनटीए यूजीसी की नेट की तैयारी कर रहे हैं शेयर कर सकते हैं, साझा कर सकते हैं। चलिए तो आज का ये सत्र प्रारंभ करते हैं। स्क्रीन में प्रश्न आ रहे हैं आपके, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पूछा गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कूटों में दिए गए उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन मार्क जहां पर दिया गया है उससे सही मेल खाता हुआ जो शब्द है वहां पर आपको लगाना है। मधुमक्खी, शहद, गाय, दूध, शिक्षक के साथ आप किसका मिलान करेंगे ये आपको बताना है। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? जल्दी से दिमाग लगा करके आपने इस प्रश्न का उत्तर देना है। क्या करेक्ट आंसर है? ए, बी, सी या फिर डी? किसका मिलान आप किससे करने वाले हैं? सभी क्वेश्चंस मतलब पेपर 1 की जितने भी यूनिट्स हैं मिक्स क्वेश्चन आपके यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, तो मिक्स क्वेश्चन के आधार पर हमारा एक अच्छा खासा अभ्यास हो जाएगा। जब हम कह रहे हैं मधुमक्खी का मिलान हमने शहद से किया, गाय का दूध से किया, तो शिक्षक किससे जाना जा रहा है? शिक्षक जाना जा रहा है अपनी बुद्धिमत्ता से। ठीक है, अपनी बुद्धिमानी से। तो हमने शिक्षक का मिलान किया विजडम से। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस भी कहेंगे आप, इंटेलिजेंस से भी कर सकते थे, विजडम से क्यों? इंटेलिजेंस के ज्यादा सटीक जो बेहतर शब्द हमें मिला वो हम विजडम कहेंगे, बुद्धिमता। ठीक है, तो आपका डी स्टेटमेंट जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। कहां पर, किस समय, कौन सी रणनीति, कौन से कौशल का इस्तेमाल करना है, किस विद्यार्थी के लिए कौन सा कौशल या रणनीति जो है ज्यादा बेहतर परिणाम उपलब्ध करा सकती है, इस तरीके की बुद्धिमत्ता को हम यहाँ पे, इसलिए डी स्टेटमेंट को यहाँ पे करेक्ट मान करके चल रहे हैं। ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी डी को करेक्ट कहा सभी का उत्तर बिल्कुल सही हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे, रीजनिंग से संबंधित है। पी आर का पिता है, पी आर का पिता है, एस क्यू का पुत्र है, टी पी का भाई है। यदि आर एस की बहन है तो क्यू टी से किस प्रकार संबंधित होगा? क्यू टी से किस प्रकार संबंधित होगा? क्यू टी से किस प्रकार संबंधित होगा? क्यू टी कहां पर आ रहे हैं? क्यू टी। ठीक है, और यहां पर भी आपसे पूछा ही ये गया है कि क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं। P इज द फादर ऑफ R, यानी कि ये दोनों पिता पुत्र हैं। ठीक है, P इज द फादर ऑफ R, S is a son of Q, S is a son of Q, S कौन है? Q का बेटा है। T is a brother of P, T is a brother of P, तो T का जिक्र यहां पे किया गया है, P से संबंधित बताया गया है। If R is a sister of S, यदि R जो है वो S की सिस्टर है तो Q कैसे रिलेटेड होगा T से? करेक्ट आंसर आपको बताना है। क्या करेक्ट आंसर है? ए, बी, सी या फिर डी? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उस आधार पर आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है मैं आपको बता दूं, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, भाभी जो है करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी कहा बी स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। बी स्टेटमेंट यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए अपना आंसर जो है वो देख लेंगे आप। यहाँ पे आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आईसीटी से क्वेश्चन है, पूछा गया है WWW की फुल फॉर्म आपको बतानी है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एब्रीविएशन से, तो ये आया भी हुआ है प्रीवियस ईयर में। WWW का फुल फॉर्म आपको बताना है। क्या फुल फॉर्म है? उम्मीद है इस तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपको हल करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे। WWW का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट की दुनिया के लिए ये WWW जो है शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये WWW जो है ये समस्त विश्व को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, WWW है क्या? फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि विश्व स्तर पर फैला हुआ
जाल हम इसे कह सकते हैं, जो कि इंटरनेट के माध्यम से फैला हुआ है। ठीक है, अगर आपको कुछ भी चीज इंटरनेट की दुनिया में खोजनी है तो आप इस वर्ल्ड वाइड वेब में खोजते हैं। ठीक है, तो आपका सी स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी सी कहा है करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गीगाबाइट किसके बराबर होता है? एक गीगाबाइट किसके बराबर होता है आपको बताना है। एक गीगाबाइट किसके बराबर होता है? मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन है और आप लोगों ने ये किया भी हुआ है, तो इस आधार पर आप लोगों को आंसर जो है यहां पर देना है। मेमोरी यूनिट से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर आपको बताना है, क्या करेक्ट आंसर है? मेमोरी यूनिट से आपका क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, मेमोरी यूनिट अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ जी, एक गीगाबाइट किसके बराबर होता है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक गीगाबाइट किसके बराबर होता है? जिन्होंने भी कहा 1024 मेगाबाइट मिल करके एक गीगाबाइट बनाता है, सभी का आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछा जाता है मेमोरी यूनिट में सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वहां पर आप क्या कहेंगे? बिट जो है सबसे छोटी इकाई है। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपकी क्या आती है? बाइट। ठीक है, बिट की फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी डिजिट इसकी फुल फॉर्म है। बिट के बाद आपकी आती है बाइट, बाइट के बाद आता है आपका किलोबाइट, जिसे आप केबी के नाम से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और केबी के बाद आता है आपका एमबी, यानी कि जिसे आप मेगाबाइट के तौर पर डिनोट करते हैं। एमबी के बाद आता है आपका जीबी, यानी कि जिसे आप गीगाबाइट के तौर पर डिनोट करते हैं। गीगाबाइट के बाद आता है आपका टेराबाइट, जिसे आप टीबी के तौर पर डिनोट करते हैं। और टेराबाइट के बाद आता है आपका पीटाबाइट, जिसे आप पीबी के तौर पर डिनोट करते हैं। ठीक है, सभी में आपने 1024 यहां से ऐड करते हुए चले जाना है। ठीक है, 1024 मेगाबाइट सॉरी बाइट मिलकर के आपका एक किलोबाइट बनाएंगे। उसके बाद इतने किलोबाइट मिलेंगे तो आपका एक मेगाबाइट बनेगा। ठीक है, यानी कि इतने केबी मिलेंगे तो आपका एक एमबी बनेगा। और 1024 एमबी मिलेंगे तो आपका एक गीगाबाइट बनेगा। 1024 गीगाबाइट मिलेंगे तो आपका एक टीबी बनेगा। और 1024 टीबी मिलेंगे, टेराबाइट मिलेंगे तो आपका एक पीटाबाइट बनेगा। ठीक है, उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये पता भी होना चाहिए। यहाँ पे हमने करेक्ट आंसर के तौर पर क्या कहा है? हमने कहा है कि भाई 1024 मेगाबाइट आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर हो गया आपका ए स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। एक कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो परिवर्तित करता है किसको? एक कंपाइलर। कंपाइलर से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, कंपाइलर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईसीटी का, क्योंकि इससे आपके कई बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए हैं घुमा फिरा करके। तो आपको पता होना चाहिए कि कंपाइलर का काम क्या है। यह प्रश्न आपको क्लियर कर देगा कंपाइलर काम क्या करता है। यहाँ पे पूछा गया है कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो कि परिवर्तित करता है अक्षर को बिट्स में, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में, उच्च स्तरीय भाषा के लिए मशीनी भाषा में, मशीनी लैंग्वेज टू हाई लेवल लैंग्वेज, या फिर बिट्स को शब्दों में। करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखनी है। प्रश्न को घुमा फिरा करके पूछ लिया जाता है। प्रश्न अपने आप में ही आपको एक स्टेटमेंट दे रहा है, एक स्पष्टीकरण दे रहा है कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। क्या है कंपाइलर? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। काम क्या है इस सॉफ्टवेयर का? ध्यान रखेंगे, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्या कर रहा है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो आपका कंपाइलर लैंग्वेज से जुड़ा हुआ एक सॉफ्टवेयर हम कह सकते हैं, ट्रांसलेशन से जुड़ा हुआ एक सॉफ्टवेयर से हम कह सकते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो बी स्टेटमेंट यहां पे आपका करेक्ट आंसर हुआ। जिन्होंने भी बी को करेक्ट कहा सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। पूछा गया है
कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है जिसके कारण सतही ओजोन का प्रदूषण के रूप में निर्माण होता है? दो तरीके की ओजोन होती है आपकी पर्यावरण में, एक तो होती है गुड ओजोन, दूसरी होती है बैड ओजोन। ठीक है, एक होती है आपकी गुड ओजोन, दूसरी होती है आपकी बैड ओजोन। ठीक है, ये गुड ओजोन कौन सी है? गुड ओजोन वो ओजोन है जो कि आपकी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से आपकी रक्षा करती है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या करेंगी? अगर बिना ओजोन लेयर नहीं होगा, सीधे आपके स्किन में पड़ेंगे, और स्किन में अगर सीधे पड़ गई है तो आपके स्किन से संबंधित ये बीमारियां उत्पन्न कर सकती है, यहां तक कि त्वचा का कैंसर भी हो सकता है अगर डायरेक्ट आपके स्किन में ये आ गई। तो ये गुड ओजोन क्या कर रही है? सूर्य से आने वाले हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा कर रही है। लेकिन ये जो बैड ओजोन है, जिसका कि हमारे पर्यावरण में इतना कोई यूज नहीं है, ये बैड ओजोन क्या कर रही है? पर्यावरण में वायु प्रदूषण फैला रही है। ठीक है, तो ये बैड ओजोन विशेषकर परिवहन क्षेत्रों से उत्सर्जित हो रही है, सड़क जो आपके यातायात के साधन है उनसे ज्यादा ये उत्पन्न हो रही है। और यहाँ पे क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा गया है, कौन सा उत्सर्जन का स्रोत है जिसके कारण सतही ओजोन का प्रदूषण के रूप में निर्माण हो रहा है? प्रदूषण जो कि बैड ओजोन फैला रहा है ट्रांसपोर्ट सेक्टर से, आपका सरफेस ओजोन जो कि बैड ओजोन के तौर पर जाना जाता है, ये उत्सर्जित हो रहा है। सरफेस ओजोन ही बैड ओजोन के तौर पर जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ओजोन गुड भी है, ओजोन बैड भी है। ओजोन लेयर में जो ओजोन है वो आपके पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती, हानि ही पहुंचा रही है। लेकिन जो सरफेस ओजोन है वो आपके लिए नुकसानदेह है, वायु प्रदूषण का कारण से आपकी ये बैड ओजोन जो है वो उत्पन्न हो रही है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो मुख्य जिम्मेदार है इस बैड ओजोन के, सरफेस ओजोन के उत्सर्जन में। चलिए आगे चलते हैं। भारत में शहरों में स्मॉग में मुख्य रूप से शामिल है, क्या शामिल है? आप क्या देख रहे हैं आज के समय में बड़े बड़े शहरों में आपको सर्दियों में नहीं बल्कि गर्मियों में भी एक अलग किस्म का धुआं, प्रदूषण सा वो देखने को मिलता है जो आपकी आंखों में जलन उत्पन्न करता है ना, एक अलग से इरिटेशन सी होती है, जलन उत्पन्न करती है। ये स्मॉग जो आपको शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, इसमें क्या है? सल्फर के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, या असंचित हाइड्रोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, एसपीएम है, या फिर सल्फर ओजोन के ऑक्साइड है? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? ए, बी, सी या फिर डी? जो शहरी क्षेत्रों में स्मॉग आपको देखने को मिल रहा है, ये स्मॉग में मुख्य रूप से आपको क्या देखने को, क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स मिल करके या कौन कौन से गैस मिल करके इस सरफेस में शहरी क्षेत्रों में जो स्मॉग आपको दिखाई दे रहा है उसका कारण है? करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन मिलकर के आपके शहरी क्षेत्रों में जो स्मॉग, जो धुआं है, जो प्रदूषण फैला रहा है, वायु प्रदूषण फैला रहा है, ये एक तरीके से उत्पत्ति के कारक हम कह सकते हैं। तो बी स्टेटमेंट आपका यहां पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पूछ रहे हैं, निम्न में से किस प्रकार की प्राकृतिक खतरों में मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना है? भूकंप, जल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट, सूखा या फिर बाढ़? करेक्ट आंसर आप बताएंगे, क्या करेक्ट आंसर है? ए, बी, सी या फिर डी? पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन जो कि हैजार्ड से संबंधित है, आपदा से संबंधित है, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो चाहे वो मानव निर्मित आपदा हो, क्वेश्चन आपके पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट से आते हैं। और अधिकांश ये क्वेश्चन आया हुआ है किस प्रकार की आपदा मानव को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तब भी मैंने आपको ये कहा था, ध्यान रखना है, अगर जल से संबंधित कोई भी प्रकोप आता है तो सबसे पहले आप जो प्राथमिकता देंगे वो जल से संबंधित प्रकोप को देंगे। अब यहाँ पर जल से संबंधित प्रकोप आपको दिख रहा है, भूकंप, जंगल की आग, ज्वालामुखी विस्फोट या सूखा या बाढ़। क्या कह रहे हैं? किस प्रकार प्राकृतिक खतरे मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं? अब छांटिए आप, क्या करेक्ट आंसर आप बताएंगे? जल से संबंधित क्या है? बाढ़, सूखा। ठीक है, बाढ़ को हमने प्राथमिकता देनी है। जो भी जल से संबंधित प्रकोप है वो, अगर बात होती है प्राकृतिक आपदाओं में, तो जल से संबंधित प्रकोप ही सबसे ज्यादा प्रलय मचाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, चाहे वो सुनामी हो, ठीक है, चाहे वो बाढ़ हो,
चाहे वो हम चुन लें कि जल मौसमी प्रकोप हो, तो हर जगह हमने जल से संबंधित प्रकोपों को चुनना है। तो आपका डी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है। जिन्होंने भी डी को करेक्ट कहा है सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ पे आंसर आपको शो हो गया है ना, यहाँ पे आंसर शो हो गया तो कोई बात नहीं, फिर भी हमें एक चीज पता चल गई। यहाँ पे आगे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, यूजीसी हायर एजुकेशन में आपने किया हुआ है तो उससे संबंधित ही प्रश्न पूछा गया है। कह रहे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यूजीसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट आपको छांटना है। यह 1956 के संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित है। इसे उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और समन्वय करने का काम जो है वो सौंपा गया है। यह केंद्र सरकार से योजना और गैर योजना निधि प्राप्त करता है। यह राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में राज्य सरकारों से धन प्राप्त करता है। क्या कहेंगे, यूजीसी के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यूजीसी की स्थापना कब की गई थी। यूजीसी की स्थापना हालांकि स्वतंत्रता से पूर्व में इसकी नींव है, लेकिन यूजीसी की जो स्थापना स्वतंत्रता के बाद हम देखते हैं तो 1953 का वो दौर था जब यूजीसी को स्थापित किया गया था। 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा इसको एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा जो है वो मिल जाता है। संसद के एक अधिनियम द्वारा एक स्टैट्यूटरी बॉडी, एक संविधिक निकाय का इसको दर्जा जो है वो मिल जाता है। यूजीसी का गठन किन कारणों से किया गया ये भी आपको ध्यान में रखना है। हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक नियामक संस्था के तौर पर यूजीसी का गठन किया गया है। काम क्या है, ये तो एक तो फंडिंग प्रोवाइड करता है, वित्त पोषण कर रहा है। वित्त पोषण के साथ साथ ये विभिन्न विश्वविद्यालयों को मान्यता देने का भी काम कर रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इन सभी को, कौन सी निजी विश्वविद्यालय, इन सभी को मान्यता देने का काम आपका यूजीसी का है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कि ये 1956 के संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। इसे उच्च शिक्षा को में बढ़ावा देने और समन्वय करने का काम सौंपा गया है। बिल्कुल करेक्ट है। यह केंद्र सरकार से योजना और गैर योजना निधि प्राप्त करता है। बिल्कुल करेक्ट है। यूजीसी फंड तो देता है आगे जाकर के स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है, और डीम्ड यूनिवर्सिटी को, लेकिन ये खुद फंडिंग कहां से प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से ये फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। कह रहे अगला स्टेटमेंट, ये राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में राज्य सरकारों से धन प्राप्त करता है। राज्य सरकारों से धन प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से धन प्राप्त करता है। तो इसलिए डी स्टेटमेंट यहां पे आपका इनकरेक्ट हो जाता है। जिन्होंने भी डी को इनकरेक्ट कहा सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी एक तरीके से आपका लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन है। पूछा गया है, यदि कथन अधिकांश विद्यार्थी आज्ञाकारी हैं, क्या कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर ओबीडियंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर ओबीडियंट, अधिकांश विद्यार्थी आज्ञाकारी हैं, इस कथन को यदि सत्य मान लिया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन युग्म सत्य होने का दावा किया जा सकता है। कौन सा कथन युग्म सत्य होने का दावा किया जा सकता है। सभी आज्ञाकारी व्यक्ति छात्र हैं, सभी छात्र आज्ञाकारी हैं, कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, कुछ छात्र अवाज्ञाकारी नहीं है। करेक्ट आंसर आप क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर आपको बताना है अधिकांश विद्यार्थी आज्ञाकारी हैं। इसको यदि कथन को सही मानेंगे तो कौन सा युग्म, कौन सा कोड जो है वो आप सही मानेंगे। सभी आज्ञाकारी व्यक्ति छात्र हैं, सभी छात्र आज्ञाकारी हैं, या कुछ विद्यार्थी आज्ञाकारी होते हैं, या कुछ छात्र अवाज्ञाकारी नहीं है। क्या कहेंगे, ध्यान से देखेंगे। सभी छात्र आज्ञाकारी हैं, अधिकांश विद्यार्थी आज्ञाकारी हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सभी छात्र आज्ञाकारी हैं, कथन सही है। कुछ छात्र अवाज्ञाकारी नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो कि कहना ना मानता हो, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थी आज्ञाकारी हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। तो हम कह रहे हैं यहां पर कि दूसरा और चौथा जो स्टेटमेंट है ये हमारा करेक्ट है, यानी कि डी स्टेटमेंट जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट क्या थी, अधिकांश विद्यार्थी आज्ञाकारी हैं, पॉजिटिव बताया गया है, पॉजिटिव अप्रोच अपनाई गई है स्टूडेंट के संदर्भ में। तो यहां पर भी हम पॉजिटिव रह करके ही चलेंगे, कहेंगे कि सभी छात्र आज्ञाकारी हैं और कोई भी ऐसा छात्र नहीं है जो कि अवाज्ञाकारी हो। इसलिए दूसरा और चौथा ही स्टेटमेंट हम यहां पर करेक्ट बताएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहे हैं, एक शिक्षक द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सकता है। एक टीचर
ब्लैक बोर्ड का बेस्ट यूज कैसे कर सकता है? शिक्षण की बात को श्वेत श्याम में लिख करके, छात्रों को चौकस बनाकर, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखकर, खुद शिक्षक को हाईलाइट करके। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट है? करेक्ट आपको बताना है क्या करेक्ट आंसर है। एक टीचर ब्लैक बोर्ड का सही उपयोग कैसे कर सकता है? एक टीचर ब्लैक बोर्ड का सही उपयोग कैसे कर सकता है? कैसे करेगा? एक शिक्षक ब्लैक बोर्ड का सही उपयोग कैसे करेगा? क्या आप जो भी चीज आपको पता है वो सारी चीजें ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे तो शायद उसमें समय ज्यादा गवाए, है ना? समय ज्यादा गवाएं, और जिस टाइम आप ब्लैक बोर्ड में लिख रहे होंगे उस समय बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, एक्टिव हैं या नहीं, या उनकी एक्टिविटी कुछ और ही चल रही है क्लास में, ये चीज का भी भरोसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में टीचर क्या करेगा? जो महत्वपूर्ण बिंदु है या उल्लेखनीय बिंदु है उनको ही लिखेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, उल्लेखनीय बिंदु है उनको ही लिखेगा। तो सी स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जिन्होंने भी सी को करेक्ट कहा सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ये आप देख सकते हैं, राइटिंग द इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल पॉइंट्स, जरूरी और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अधिकांश शिक्षक महिलाएं होती हैं। कारण क्या है? कि प्राइमरी लेवल पर ज्यादातर फीमेल टीचर्स जो हैं वो पढ़ाती हैं। विकल्प दिए हुए हैं, सही उत्तर का चयन करना है। पहला विकल्प कह रहा है पुरुषों की तुलना में बच्चों को बेहतर वो पढ़ा सकती हैं। पुरुषों की तुलना में बुनियादी सामग्री को वो बेहतर जानती है, कम वेतन पर उपलब्ध है, बच्चों के साथ प्यार व स्नेह से पेश आ सकती हैं। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? ए, बी, सी या फिर डी? क्यों प्राइमरी लेवल पर अधिकांश टीचर फीमेल रहती हैं? कारण क्या है? क्योंकि छोटे बच्चों को प्रेम व स्नेह से पढ़ाना होता है। तो प्रेम और स्नेह यानी कि ममत्व का गुण जो है वो स्वाभाविक है महिलाओं में। ठीक है, तो इसलिए ही हम यहाँ पे क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ वो प्रेम और स्नेह से पेश आ सकती हैं, इसलिए घर में माँ से वो एक कह सकते हैं प्रथम गुरु उनकी माँ ही होती है। उसके बाद वो टीचर प्राइमरी लेवल पर अपनी टीचर से, प्री प्राइमरी लेवल पर टीचर से इंट्रोड्यूस होते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि माँ जो है वो सॉफ्ट है, तो वहां पे भी वो फीमेल टीचर हो जो कि उनको प्रेम व स्नेह के साथ पढ़ाए। क्योंकि हम कह सकते हैं कि फीमेल में एक ममत्व का गुण जो है वो स्वाभाविक है। ठीक है, लड़के लोग अगर प्यार करते भी हैं तो उनमें कहीं ना कहीं एक रफनेस जो हम कह सकते हैं वो आ जाती है ना? तो प्यार वो करते हैं, ऐसा नहीं हम कह रहे कि पुरुषों में या फिर फादर्स में जो प्रेम का भाव है वो होता ही नहीं है, लेकिन उनका प्यार करने का तरीका अलग होता है। माँ का प्यार करने का तरीका अलग होता है। तो डी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति एक पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह छात्र पर नियंत्रण, जब उसका छात्रों पर नियंत्रण हो, छात्रों से सम्मान का आदेश देता हो, अपने सहयोगियों की तुलना में अधिक योग्य हो, उच्च अधिकारियों के बहुत करीब हो। क्या कहेंगे, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। एक व्यक्ति एक पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है। कब वो एक पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है? जब एक टीचर के लिए सबसे बड़ा आनंद वाला एहसास क्या होता है? एक तो जब बच्चे को वो टीचर टीच कर रहा है और बच्चे को कुछ लर्निंग हो रही है। दूसरी चीज, अगर उनके स्टूडेंट उनको सम्मान दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो उससे ज्यादा बड़ी बात उनके लिए कोई नहीं है, उससे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए कोई नहीं है। ठीक है, तो शिक्षक जो आनंद तभी लेगा जब उनके स्टूडेंट जो है वो उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो बी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट आंसर हो जाता है। जिन्होंने भी बी को करेक्ट कहा सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। पूछा गया है एक शोध पत्र, एक शोध पत्र में क्या देखने को मिल रहा है? एक विषय पर जानकारी का संकलन होता है, लेखक द्वारा समझा गया मूल शोध शामिल होता है, या मैं अन्य लोगों द्वारा किए गए शोध के सहकर्मी की समीक्षा की गई मूल शोध या मूल्यांकन शामिल होता है, या एक से अधिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। अंग्रेजी में पढ़ लेते हैं। और रिसर्च पेपर में क्या होता है? इज अ compilation of information on a topic, contain original research as deemed by the author, contain peer reviewed original research on or evaluation of research conducted by others, can be published in more than one journal. क्या कहेंगे? रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर और थीसिस क्या डिफरेंस है? थीसिस डिटेल में होते हैं। थीसिस में आप अपनी
जो रिसर्च वर्क होता है उसका डिटेल विवरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन रिसर्च पेपर संक्षिप्त में आप अपने रिसर्च के बारे में उसमें बता देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, एक शोध पत्र में आप क्या कर रहे हैं, एक शोध पत्र में अन्य लोगों द्वारा किए गए शोध के सहकर्मी की समीक्षा की गई मूल शोध या मूल्यांकन इसमें शामिल होता है। कंटेन पीयर रिव्यूड ओरिजिनल रिसर्च एंड इवैल्यूएशन ऑफ रिसर्च कंडक्टेड बाय अदर्स। ठीक है, तो रिसर्च पेपर में आप क्या कर रहे हैं, आपके ही जो साथी शोधकर्ता हैं वो अपनी ओरिजिनल रिसर्च के संदर्भ में आपको रिव्यू देते हैं और जो दूसरों का रिसर्च है उसका कहीं ना कहीं इवैल्यूएशन इसमें होता है। तो आप क्या कहेंगे, सी स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। चलिए, तो सी यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। जिन्होंने भी सी को करेक्ट कहा सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। आगे चल लेते हैं। पूछा गया है रिसर्च एथिक्स की श्रेणी में क्या आता है, यानी कि गुड रिसर्च एथिक्स आप किसको कहेंगे। अनुसंधान में नैतिकता से आप किसके कौन सी स्टेटमेंट को अनुसंधान नैतिकता के अंदर शामिल करेंगे। संपादकों को बताए बिना एक ही पेपर में 2 शोध पत्रिकाओं को प्रकाशित करना, एडिटर को बताए नहीं और अपने 2 पेपर उसमें प्रकाशित कर दिए। प्रासंगिक क्षेत्र या प्रासंगिक पूर्व कार्य में अन्य लोगों के योगदान को स्वीकार करने वाले साहित्य की समीक्षा करना। एक शोध पत्र में अपने कारणों पर चर्चा किए बिना डेटा सेट के आउटलेट्स को ट्रिम करना। एक सहयोगी के साथ शोध पत्र पर एक लेखक के रूप में एक एहसान के बदले में शामिल करना, भले ही सहयोगी ने कागज में गंभीर योगदान नहीं दिया हो। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है। रिसर्च एथिक्स में निम्न में से कौन अच्छे अनुसंधान नैतिकता की श्रेणी में आता है। अच्छा अनुसंधान नैतिकता की श्रेणी में आता है। एडिटर को बताया ही नहीं, एक की जगह 2 रिसर्च पेपर प्रकाशित कर लिए। ये एथिक्स का पालन है या फिर नहीं है, नहीं है। ठीक है, प्रासंगिक क्षेत्र या प्रासंगिक पूर्व कार्य में अन्य लोगों के योगदान को स्वीकार करने वाले साहित्य की समीक्षा करना। आपने दूसरों को भी क्रेडिट दिया। रेफरेंस जब आप मेंशन कर रहे हैं, बिब्लियोग्राफी आप तैयार कर रहे हैं, वहां पर उसको मेंशन कर रहे हैं, उसके बाद अपना कार्य जो है वो कर रहे हैं। तो ये तो रिसर्च एथिक के पूरी तरह से समर्थन में है। एक शोध पत्र में अपने कारणों पर चर्चा किए बिना डेटा सेट से आउटलेट्स को ट्रिम करना, ये करेक्ट नहीं है, रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है। एक सहयोगी को एक शोध पत्र पर एक लेखक के रूप में एक एहसान के बदले में शामिल करना, कि मैंने चल तेरा नाम लिख लिया, तेरे को क्रेडिट दे दिया, आप उसको बार बार गिना रहे, देख मैंने तेरा नाम लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, भले ही सहयोगी ने कागज गंभीरता से योगदान नहीं भी दिया हो, तो ये भी आपका रिसर्च एथिक्स के खिलाफ है। जिसका योगदान है उसको श्रेय दीजिए। ठीक है, खाली एहसान करने के तौर पर आपको वहां पर क्रेडिट नहीं देना है। जहां से आप जो चीज ले रहे हैं, जिसका भी आप सहयोग प्राप्त कर रहे हैं, सही पर्सन को क्रेडिट आप दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे बी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी बी कहा है, रिसर्च एथिक्स के समर्थन में कौन सा स्टेटमेंट था, तो आपका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रिसर्च एथिक्स के समर्थन में था। आगे चलते हैं। एक कार्यशाला, वर्कशॉप क्या है, यहाँ पे पूछा गया है। एक वर्कशॉप क्या है, किसी विषय पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन, किसी विषय पर चर्चा के लिए एक बैठक, एक कॉलेज या विश्वविद्यालय में एक कक्षा जिसमें शिक्षक और छात्र एक विषय पर चर्चा करते हैं, एक विशिष्ट समस्या को हल करने के लिए एक कौशल और तकनीक के विकास पर जोर देने वाले एक छोटे समूह के लिए एक संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम। ध्यान रखना है, वर्कशॉप के संदर्भ में मैं जो स्टेटमेंट आपको दे रही हूं वो आपको ध्यान रखना है। विशेषकर वर्कशॉप में आपकी स्किल्स को इंप्रूव, किसी पर्टिकुलर स्किल को इंप्रूव करने के क्षेत्र में कार्य किया जाता है। उस स्किल का एक्सपर्ट आपके सामने उसके संदर्भ में एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रेजेंट करेगा कि इस कार्य को हम कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आप वर्कशॉप में क्या कर रहे हैं, अपनी स्किल को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के लिए वो कार्यशाला आयोजित की जा रही है। ठीक है, कौशल को बेहतर बनाने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक एक्सपर्ट आपके सामने कौशल का प्रदर्शन करेगा कि कैसे आप उस कौशल को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है, एक विशिष्ट समस्या का हल करने के लिए एक कौशल तकनीक के विकास पर जोर देने के लिए एक छोटे समूह में एक संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम, ये इसके अंदर आ जाता है। क्या कर रहे हैं, वर्कशॉप में बहुत ज्यादा लोग पार्टिसिपेशन नहीं करते, कम संख्या में लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा तादाद नहीं है जितना कि कॉन्फ्रेंस में होती है। कम संख्या में लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, वही लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं जिनको कि वो स्किल सीखनी है। ठीक है, जो कि उस सब्जेक्ट मैटर में और बेहतर नॉलेज या स्किल जो है वो अपनी
इंप्रूव करना चाहते हैं, तो इसलिए डी स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जिन्होंने भी डी को करेक्ट कहा सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। एक कार्य परिकल्पना, अ वर्किंग हाइपोथेसिस इज, एक कार्य परिकल्पना क्या है? एक तर्क के लिए एक सिद्ध परिकल्पना है, परीक्षण की आवश्यकता नहीं है, आगे के शोध के लिए एक स्थायी रूप से स्वीकृत परिकल्पना है, एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। क्या करेक्ट आंसर आप कहेंगे? एक कार्य परिकल्पना क्या है? एक कार्य परिकल्पना क्या है? वर्किंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस क्या है? परिकल्पना जिन्हें आप कहते हैं। आप जब रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करने में एक चरण होता है हाइपोथेसिस का निर्माण करना, बाद में आप उन हाइपोथेसिस को टेस्ट भी करते हैं। तो ये हाइपोथेसिस क्या है? ये हाइपोथेसिस एक शोधकर्ता के विषय के संदर्भ में कुछ अनुमान है, ठीक है। ये अनुमान मतलब कि इस रिसर्च को करने के बाद मैं ये मान करके चल रहा हूं कि ये तथ्य जो है वो सामने आएंगे, ये परिणाम सामने आएगा। डाटा कलेक्शन किया, डाटा को एनालाइज किया, डाटा कलेक्शन के आधार पर आपने जो लास्ट में अपना थ्योरी जो आप लिख रहे हैं उसमें आपको स्पष्ट हो जाता है कि डाटा हमारा जो हमने अनुमान लगाया था पूर्व में वो सही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो आपके हाइपोथेसिस क्या है? एक तरीके से आपके अनुमान है। आगे के शोध के लिए अस्थायी रूप से स्वीकृत परिकल्पना होती है, ठीक है। आगे के शोध के लिए अस्थायी रूप से स्वीकृत परिकल्पना है, यानी अस्थायी अनुमान है जो या तो सही भी हो सकते हैं, हो सकता है कि गलत भी हो, ठीक है। ये आपके एक तरीके के अनुमान है, तो इसलिए आपका सी स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया है संचार की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कालानुक्रम सही है? कौन सा कालानुक्रम सही है? कम्युनिकेटर, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट, मैसेज, मीडियम, कम्युनिकेटर, मैसेज, रिसीवर, इफेक्ट, या कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट, या फिर मैसेज, कम्युनिकेटर, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट। क्या कहेंगे? क्या करेक्ट आंसर है? संचार, कम्युनिकेशन से ये क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन की यूनिट, संप्रेषण की यूनिट से क्वेश्चन है। सही क्रम छांटना है कि किस तरीके से संचार की प्रक्रिया जो है वो संपन्न की जाती है। अब यहां पर कम्युनिकेटर यानी कि सेंडर को ही कम्युनिकेटर कहा गया है, कम्युनिकेटर सेंडर को ही कहा गया है, यानी कि संप्रेषक या फिर प्रेषक, मीडियम माध्यम, रिसीवर प्राप्तकर्ता, इफेक्ट प्रभाव, मैसेज संदेश, ठीक है। अब इसको सही क्रम में आपने लगाना है। क्या कहेंगे? सही क्रम क्या है? यदि हम देखें तो यहां पे हम क्या कहेंगे? सबसे पहला आपका कम्युनिकेटर होता है, जिसको कि आप सेंडर के नाम से भी जानते हैं, जिसको कि आप सोर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने एक चैनल का चयन किया, चैनल का चयन किया, मीडियम का चयन किया, ठीक है। उसके बाद आपने एक मैसेज को आगे ट्रांसमिट किया, संदेश जो आपको पहुंचाना है वो कार्य हुआ, ठीक है। उसके बाद रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंचा, उसके बाद इसका कोई ना कोई इफेक्ट उस पर पड़ गया। तो यहां पे आप क्या कहेंगे? कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? यहां पे ध्यान से देखेंगे, या तो आप इस तरीके से भी इसको चुन सकते हैं, या फिर आपने दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें चैनल और मीडियम में एक हेरफेर आप कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को इधर लेके जा सकते हैं, मीडियम को इधर लेकर के, मैसेज को इधर लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। चैनल और मैसेज में आप हेरफेर कर सकते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर हम क्या कहेंगे? कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है कम्युनिकेटर, चैनल, मैसेज, रिसीवर, इफेक्ट, तो यहां पर हमें कहीं पर भी इस तरीके का जो चेन है वो नहीं दिखाई दे रही। जहां पे कम्युनिकेटर प्रारंभ में हो, कम्युनिकेटर सबसे पहला है, तो कम्युनिकेटर केवल 2 स्टेटमेंट में पहला है, ठीक है। उसके बाद यहां पे ये कह रहा है मैसेज होता है, फिर मीडियम होता है, रिसीवर होता है, फिर इफेक्ट होता है। ये कह रहा है मीडियम होता है, फिर रिसीवर के पास जाता है, मैसेज कह रहे लास्ट में जाता है, इफेक्ट पहले पड़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। हम क्या कह रहे हैं? सी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी सी को करेक्ट कहा है सभी का आंसर सही है। ध्यान रखना है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है, प्राथमिकता इसे देनी है जिसमें ये क्रम रहेगा। अगर ये क्रम नहीं है तो पहले अगर यहां पर मैसेज दिया गया है फिर चैनल दिया गया है, उसको भी आप करेक्ट मान करके चलेंगे। लेकिन वो दोनों, अगर दोनों प्रकार के विकल्प रहेंगे तो प्राथमिकता इस वाले क्रम को देंगे। दूसरी प्राथमिकता अगर वो विकल्प नहीं है तब आप मैसेज को इधर ले जाकर के चैनल को सेकंड आपने प्रायोरिटी रखनी है। चलिए
सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जिन्होंने भी सी को करेक्ट कहा सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। बंगाल गजट भारत में पहला समाचार पत्र 1780 में शुरू किया गया था। डॉक्टर एनी बेसेंट ने शुरू किया, जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने शुरू किया, लॉर्ड क्रिप्सन या फिर एओ ह्यूम। क्या कहेंगे? बंगाल गजट नाम का जो आपका समाचार पत्र है, जो कि पहला समाचार पत्र है, जो कि शुरू किया गया था 1780 में। ये स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखनी है आप लोगों ने। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र है और ये 1780 में जो है शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया था? जेम्स ऑगस्टिन हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। ये ऊपर का प्रश्न में जो स्टेटमेंट दिया है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बी स्टेटमेंट करेक्ट आंसर है। क्या सभी बच्चों ने वीडियो को लाइक शेयर किया है? नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर करना है सभी ने। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रेस सेंसरशिप किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लागू की गई थी? प्रेस सेंसरशिप से हम क्या समझते हैं? प्रेस सेंसरशिप से हम समझते हैं जो प्रेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है वो छीन ली जाए उसकी। ठीक है, यानी वो सरकार के नियंत्रण में काम करे, ये होती है प्रेस की सेंसरशिप। प्रेस की सेंसरशिप किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान लागू हुई? तो ध्यान रखना है, इमरजेंसी आपातकाल के दौरान ही प्रेस सेंसरशिप जो है वो लागू की जा सकती है। तो भारत में 1975 में इमरजेंसी लागू की गई। इस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, तो 1975 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी। तो सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी सी करेक्ट कहा है, व्याख्या भी दी गई है। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान प्रेस सेंसरशिप जो है वो लागू करी थी। चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन जैसे न्यू मीडिया के माध्यम से संचार को कहा जाता है। किस प्रकार का संचार? मनोरंजन, इंटरैक्टिव, विकासात्मक या फिर संचार। न्यू मीडिया उपकरण कौन से हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्टेटमेंट आगे दी गई है, कौन कौन से हैं न्यू मीडिया उपकरण? कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और फिर मोबाइल टेलीफोन, ये हैं आपके न्यू मीडिया के उपकरण। कौन सा स्टेटमेंट सही है? न्यू मीडिया के उपकरण के माध्यम से किया जाने वाला संचार कैसा संचार है? आज के समय में आप इन न्यू मीडिया उपकरण के माध्यम से जुड़ करके हर किसी से, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, अच्छा कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो ये एक इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है। ठीक है, इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन हो जाता है। बी स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी बी को करेक्ट कहा सभी का आंसर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शिक्षक का कक्षा संचार किस सिद्धांत पर आधारित है? एक टीचर का क्लासरूम कम्युनिकेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? इंफोटेनमेंट, एडुटेनमेंट, मनोरंजन या फिर ज्ञानोदय। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? एक टीचर का कक्षा संचार किस सिद्धांत पर आधारित है? करेक्ट आंसर आपको बताना है, ध्यान रहे। टीचर का कक्षा संचार दो सिद्धांतों पर आधारित होता है। एक तो एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन हो गया, दूसरा हो गया आपका एंटरटेनमेंट। ठीक है, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट के मेल से बनता है आपका एडुटेनमेंट। ठीक है, एडुटेनमेंट यानी कि शिक्षा भी देनी है लेकिन मनोरंजक तरीके से, यानी कि बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करके हमने बच्चों को एजुकेशन देनी है। और ये इंटरेस्ट, रुचि पर आधारित शिक्षा ही एडुटेनमेंट है। ठीक है, एडुटेनमेंट, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। ठीक है, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट दोनों ही आप बच्चों का हो रहा है। रुचि पर आधारित शिक्षा, खेल खेल में शिक्षा आप दे रहे हैं बच्चे को। तो बी स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे हम चलते हैं। पूछा गया है रिक्त स्थान को भरना है और कहा गया है महत्वपूर्ण है जब एक शिक्षक अपने छात्र के साथ संवाद करता है। कौन सा गुण एक टीचर के अंदर होना चाहिए जब एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है? जब एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है तो एक टीचर के अंदर कौन सा गुण जो है वो होना चाहिए?
क्या कहेंगे? सहानुभूति का, समानुभूति का, उदासीनता का, या फिर एंटीपैथी का? करेक्ट आंसर आपको बताना है। कौन सा गुण एक टीचर के अंदर होना चाहिए जब एक टीचर अपने स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है? सहानुभूति, समानुभूति, ये दो शब्द हैं जिनमें माइनर सा अंतर है। सहानुभूति हमदर्दी का भाव रखता है, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि लोगों को हो सकता है मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं, ये इतना बेहतर ना लगे। यदि समानुभूति का गुण है तो समानुभूति में दूसरों की स्थिति पर स्वयं को रख करके देखना, ठीक है, ये होता है समानुभूति। तो टीचर क्या करेगा? टीचर के अंदर सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो स्टूडेंट के लेवल पर अपने आप को रख करके देख सके कि यदि मैं इनकी जगह होता तो जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को मैं समझ पाता इस बौद्धिक स्तर के साथ जो कि बच्चों का है, ठीक है। तो आपके अंदर, एक टीचर के अंदर, अपने छात्र के साथ जब भी कम्युनिकेट करें तो वो स्टूडेंट के मानसिक स्तर पर जाकर के, मानसिक धरातल पर जाकर के चीजों को देखें, यानी कि समानुभूति का गुण एक टीचर के अंदर होना चाहिए, सहानुभूति नहीं, समानुभूति, ठीक है। तो ये जो है, ये आपका बी स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जिन्होंने भी बी स्टेटमेंट को करेक्ट कहा है। एंटीपैथी क्या है? किसी को नापसंद करने की जो आपकी बहुत स्ट्रांग वाली फीलिंग आ रही होती है, जिसको आप बहुत स्ट्रांगली नापसंद करते हैं, वो होता है आपका एंटीपैथी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कथन कुछ पुरुष ईमानदार हैं सत्य है तो निम्न में से कौन सा कथन असत्य होगा? कुछ पुरुष ईमानदार हैं असत्य है तो कौन सा सत्य होगा? कोड में से सही उत्तर का चयन आपने करना है। ये भी एक तरीके के आपके लॉजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइए करेक्ट आंसर क्या रहेगा? कुछ पुरुष ईमानदार हैं, ये इनकरेक्ट है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? नीचे दिए गए सही कोड का चयन आपने करना है। कुछ पुरुष ईमानदार हैं असत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? ए, बी, सी या फिर डी? कुछ पुरुष ईमानदार हैं ये असत्य है, तो सत्य कौन सा होगा? यानी कि जो पॉजिटिव चीज है उसको गलत बता दिया गया, तो स्वाभाविक है जो नेगेटिव चीज होगी उसको आप सही कहेंगे। यानी कि यहां पर हम क्या कह के चल रहे हैं? कह रहे हैं कोई भी पुरुष ईमानदार नहीं है, ये सही होगा। दूसरा, कुछ पुरुष ईमानदार नहीं है, ये सही होगा, ठीक है। तीसरा, सभी पुरुष बेईमान हैं, ये सही होगा। तो जब पॉजिटिव चीज को इनकरेक्ट बताया गया तो हम नेगेटिव चीज को ही करेक्ट मान करके चलेंगे, ठीक है। तो आपके ये 3 करेक्ट हो गए, तो हमने कहा कि बी स्टेटमेंट जो है यहां पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बी आपका करेक्ट आंसर बताया गया यहां पे। आगे चलते हैं। चलिए, पूछा गया है डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? ये कहां से क्वेश्चन आ गया? डीएनएस से। तो डीएनएस आपका है आईसीटी से रिलेटेड, ठीक है। डीएनएस आपका है आईसीटी से रिलेटेड। अब करेक्ट आंसर आपको बताना है डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर आपको बताना है डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? चलिए, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस की फुल फॉर्म है, ठीक है। क्या फुल फॉर्म है? डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस की फुल फॉर्म है। तो जिन्होंने भी कहा ए स्टेटमेंट करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही हुआ है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्रदूषक मनुष्यों में श्वसन पथ को प्रभावित करता है? यानी कि कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो सांस लेने वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नुकसान पहुंचा रहा है इंसान के? कौन सा ऐसा कह सकते हैं गैस है जो मनुष्य के श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचा रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या एरोसॉल? करेक्ट आंसर आपको बताना है। बच्चे, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कि आपको ये एक तो या तो स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि कौन से भाग को नुकसान पहुंचाता है, या फिर सही मेल कीजिए कौन सा किस भाग को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट से आए हुए हैं। करेक्ट आंसर क्या है जल्दी से बताएंगे?
चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मनुष्य के रेस्पिरेटरी ट्रैक को नुकसान पहुंचाता है, श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। सी आपका करेक्ट आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? बहुत ही जहरीली गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रही है? आपके शरीर का ऑक्सीजन समाप्त कर देती है, और जो आपके शरीर में जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं उनके ऑक्सीजन को समाप्त कर देगी। और इस तरीके से कई बार क्या होता है, आपको टिश्यू जो है वो आपकी बॉडी में जो टिश्यूज होते हैं वो उसको क्षति पहुंच सकती है, और कई बार मृत्यु भी आपकी इस कार्बन मोनोऑक्साइड नामक गैस से हो जाती है। ठीक है, और ऐसे ही आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड भी है, ये भी आपकी मांसपेशियों या फिर रक्त वाहिकाओं से संबंधित समस्या जो है वो उत्पन्न करती है। ठीक है, इन सभी के संदर्भ में हम एक तालिका देख रहे हैं कि कौन सी किस किस क्षेत्र को नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड के संदर्भ में कहा गया है बहुत अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड यदि हवा में होगी तो आपके शरीर में जो रेड ब्लड सेल होते हैं वो ऑक्सीजन की मात्रा वहां से समाप्त हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड में वो बदल जाएगा, गंभीर उत्तक टिश्यू क्षति हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। नाइट्रिक ऑक्साइड आपके मानव शरीर के लगभग हर प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है, और रक्त वाहिका स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण अणुओं में से ये एक है। यह एक वेसोडिलेटर, जिसका अर्थ है कि यह आपकी रक्त वाहिकाओं की आंतरिक मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे कि वाहिकाओं का विस्तार होता है। इस तरह नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और रक्तचाप को कम कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड हमने देखा, सल्फर डाइऑक्साइड आंख, नाक, गले, फेफड़ों, त्वचा की श्लेष्मा झिल्ली को परेशान कर सकता है। SO2 की उच्च सांद्रता श्वसन प्रणाली की सूजन, जलन पैदा कर सकती है, खास करके भारी शारीरिक गतिविधियों के दौरान। एरोसॉल औद्योगिक क्रांति के बाद पृथ्वी पर अनुभव की गई वार्मिंग को सीमित कर दिया है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है और फेफड़ों की क्षति जैसे स्वास्थ्य समस्याओं का सामना जो है करना पड़ता है। आगे चलते हैं, कौन सा प्रदूषक परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जित नहीं है? परिवहन क्षेत्र से उत्सर्जित प्रदूषक नहीं है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर से उत्सर्जित नहीं है। कौन सा ऐसा प्रदूषक है जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर से उत्सर्जित नहीं है? जल्दी से बताएंगे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर से उत्सर्जित नहीं है, और इसके संदर्भ में एक और क्वेश्चन आपसे आ सकता है, आंसर सेम ही रहेगा। कौन सा एक ऐसी गैस है जो कि आपकी ओजोन लेयर को क्षति पहुंचा रही है? ओजोन डिप्लीकेशन में कौन सी ऐसी गैस है जिसका हम कह सकते हैं श्रेय है? ठीक है, तो ये सेम ही आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस है, ना तो ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर से उत्पन्न होती है, ना ही ये किसी औद्योगिक गतिविधि से उत्पन्न हो रही है। कहां से उत्पन्न हो रही है? हालांकि अभी जो उत्सर्जन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हो रहा था उस पर थोड़ा सा कमी लाई गई है, लेकिन आपके रेफ्रिजरेटर, AC, अवन, ठीक है, ये कुछ सेक्टर है जहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक गैस जो है वो उत्सर्जित हो रही है। तो आपका बी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट आंसर है। जिन्होंने भी बी कहा है करेक्ट है, सभी का आंसर बिल्कुल सही हुआ है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा गया, भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में सबसे अधिक क्षमता जो है वो किस में है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय थर्मल ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? करेक्ट आंसर आपको बताना है। ये सब ऊर्जा के स्रोत तो हैं, लेकिन ये सब ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत हैं। ठीक है, दो तरीके की ऊर्जा के स्रोत आपको ध्यान में रखने हैं, एक तो है पारंपरिक, दूसरी है गैर पारंपरिक। ठीक है, पारंपरिक कौन सी है? जो कि ट्रेडिशनली हम इस्तेमाल करते हुए आए हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, इस सब से जो भी ऊर्जा आपकी उत्सर्जित हो रही है वो आपके पारंपरिक के अंदर आ गई। गैर पारंपरिक, जिनको हाल ही में ऊर्जा के स्रोत के तौर पर इजाद किया गया, कौन सी है? सभी हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशियन टाइडल एनर्जी, ये सभी हैं। लेकिन भारत में अधिकांश संभावना जो है वो सोलर एनर्जी से ऊष्मा उत्सर्जित करने की है। तो ए स्टेटमेंट आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाता है। जिन्होंने भी ए को करेक्ट कहा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? कौन सा एक नेचुरल हैजार्ड नहीं है? भूकंप, सुनामी, फ्लैश बाढ़, परमाणु दुर्घटना? क्या कहेंगे, क्या करेक्ट आंसर है?
कौन सा एक प्राकृतिक खतरा नहीं है? कौन सा एक प्राकृतिक खतरा नहीं है, यह आपको बताना है। भूकंप, सुनामी, फ्लैश बाढ़ या परमाणु दुर्घटना प्राकृतिक खतरा नहीं है, बल्कि मानव निर्मित खतरा है। ठीक है, अब भूकंप, सुनामी, बाढ़, ये तीनों चीजें क्या है? ये प्राकृतिक खतरा है। सबसे ज्यादा नुकसान कौन पहुंचा सकता है? यहां पे हम क्या कहेंगे? सुनामी सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ये मानवीय गलती, मानव के द्वारा की गई किसी भी गलती का परिणाम हो सकता है। ये मानव निर्मित खतरों की श्रेणी में आएगा, प्राकृतिक खतरों की श्रेणी में नहीं आएगा। इसलिए हमने डी स्टेटमेंट करेक्ट कहा। जिन्होंने भी डी को करेक्ट कहा है, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पारिस्थितिक पदचिन्ह किसका प्रतिनिधित्व करता है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसको रिप्रेजेंट करता है? करेक्ट आंसर आपको बताना है संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि और पानी का क्षेत्र, ऊर्जा खपत, प्रति व्यक्ति CO2 का उत्सर्जन, वन कवर। करेक्ट आंसर क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? संसाधनों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्पादक भूमि और पानी का क्षेत्र। ठीक है, कि हमें अपने रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए कितनी हमारे पास उपजाऊ भूमि है, उत्पादक भूमि, और उसी की तुलना में कितना पानी हमारे पास उपलब्ध है। ठीक है, तो आपका ए स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट हो गया। जिन्होंने भी ए को करेक्ट कहा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। क्या सभी ने वीडियो को लाइक शेयर किया है? अगर नहीं वीडियो को लाइक शेयर किया है तो जल्दी से सभी ने वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया है मूल्य शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में विकसित करना है क्या? वैल्यू एजुकेशन का उद्देश्य छात्रों में क्या विकसित करना है? चलिए करेक्ट आंसर आप बताएंगे। मूल्य शिक्षा के माध्यम से हम क्या विकसित करना चाहते हैं? नैतिक मूल्य विकसित करना चाहते हैं। तो जिन्होंने भी ए स्टेटमेंट को करेक्ट कहा, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। जितने भी बच्चे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। इसी सीरीज का कल छठा पार्ट जो है आप लोगों के सामने उपस्थित हो जाएगा। जुड़ना नहीं भूलना है 11 से 12 के बीच में सभी ने। तो कल आप लोगों से अब मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक शेयर करते रहना है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार सभी का। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, चैनल के लिंक को भी आपने शेयर करना है। धन्यवाद सभी का।